वेरी गुड मॉर्निंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर 3। अभी तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें स्टडी की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में हमने स्टडी किया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर और टेस्टिकल का स्ट्रक्चर। टेस्टिकल टेस्टिकल हमने बताया था ये टेस्टिस एंड प्लस एपिडाइमिस टुगेदर कॉल्ड टेस्टिकल। और इसके अलावा हमने यहां पर स्टडी किया था इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम बनता कहां से? तो हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब कंपार्टमेंट से बाहर आता है, टेस्टिकुलर लोब से बाहर आता है, तो शॉर्ट ट्यूब्स में कन्वर्ट करता है और ये सारे मिलके नियरली 20-30 शॉर्ट ट्यूब्स में टर्न करते हैं और इसको हम ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। ट्यूबुली रेक्टी फ्यूज करता है नेटवर्क ऑफ फाइन डक्ट ट्यूब्स, उसको क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस बाहर निकलता है विद 10 to 20 वासा इफ्रेंसिया। तो रेटिटेस्टिस, ट्यूबुली रेक्टी, रेटिटेस्टिस एंड वासा इफ्रेंसिया टुगेदर फॉर्म दिस इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। यहां तक हमने स्टडी किया। एक स्पेसिफिकेशन हम लोग यहां देखें, उसको स्टडी करें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, उसके एनाटॉमी को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें, तो हमने कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में हमने कहा था, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, निफेरस ट्यूब्यूल lined by germinal epithelium, एपिथेलियम। इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लें। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम है और इस जर्मिनल एपिथेलियम का नेचर क्या है? तो ये क्यूबॉइडल आउटलाइन में है, क्यूबॉइडल आउटलाइन में है। अगर इसको हम एक शॉर्ट ड्रॉ के थ्रू जाएं तो हम जानते हैं कि ये एपिथेलियम है, तो यहां पर इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एपिथेलियल सेल्स और बाहर में ये कनेक्टिव सेल्स, वेराइटीज टाइप ऑफ कनेक्टिव सेल्स इसके अराउंड में। ओके, अब यहां इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेल्स को देखें तो यहां पर एक लार्जर सेल लोकेट करता है एंड दिस लार्जर सेल इज कॉल्ड ये हमने बताया था दो टाइप का सेल। पहला सेल हमने बताया था सपोर्ट सेल्स और दूसरा बताया था प्राइमरी जर्म सेल्स। सी, ये सपोर्ट सेल्स यानी सर्टोली सेल्स। अब ये सर्टोली सेल है, अगर हम इसके एनाटॉमी को देख रहे हैं तो ये सर्टोली सेल्स है और आप देखो यहां पर सर्टोली सेल्स के पास अटैचमेंट साइट्स है। ये अटैचमेंट साइट्स डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया को अटैच करते हैं। तो दो ही टाइप का सेल मैंने बताया था, प्राइमरी जर्म सेल। और प्राइमरी जर्म सेल के बारे में बताया था कि ये माइटोसिस करके क्या बनाता है? 4 to 8 लेयर्स ऑफ सेल्स बनाता है और ये लेयर सेल्स किसका है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। अब आप देखो यहां ये स्पर्मेटोगोनिया, नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया, ये नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद के स्टेज को देखें तो ये स्पर्मेटोगोनिया किस फॉर्म में है? तो ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, यानी ये सबसे पहले तो ये देख लें, ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये सर्टोली सेल
और ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। अब यहां डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनियम, मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोइंग माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोइंग माइटोसिस। इसके बाद जब ये माइटोसिस कंप्लीट करेगा और डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बनेगा, ये लार्जर सेल फॉर्म करेगा, और अब ये लार्जर सेल, डिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब कहां जाएगा, ये मेयोटिक डिवीजन में जाएगा और फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करेगा। जब ये फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करे, यानी ये कैसा है, ये 2n सेल है, यानी डिप्लॉयड सेल है, ये भी 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, और ये भी 12 सेल है। अब ये किस में जाएगा, तो ये मियोसिस में जाएगा, और मियोसिस में जाके क्या बनाएगा, यहां पर अभी n सेल्स हैप्लॉयड, यानी मियोसिस यहां पर कौन सी कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो रही है। और फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होने पर जो सेल स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करने जाएगा, मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट करेगा तो पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर भी एन सेल है। ये एन सेल को हम क्या बोलते हैं, अर्ली स्पर्मेटिड, और ये अर्ली स्पर्मेटिड अब क्या करना शुरू करेगा, मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेगा, ओके, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगा, और ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगा तो इसमें टेल डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजोआ का हेड डेवलपमेंट, मिडिल पीस डेवलपमेंट, और ये सारे डेवलपमेंट यहां से लीड करेंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं लेट स्पर्मेटिड। अब जब ये लेट स्पर्मेटिड जब फाइनली डेवलप करेगा तो यहां पर ये किस में टर्न कर जाएगा, ये न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजोआ में टर्न कर जाएगा, ये न्यूली फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में टर्न कर जाएगा। तो ये एक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी नहीं था, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये जो हम इस डायग्राम को देख लें तो पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर हमको साफ साफ दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, तो आप देखिए, यानी स्पर्मेटोगोनियम किस में गया, पहले वो एंटर किया माइटोसिस में, यहां पर कौन सा डिवीजन लग रहा है, माइटोसिस, यानी आप देखो यहां ये डिप्लॉयड सेल है, ये माइटोसिस करके डिप्लॉयड सेल बनाएगा, और ये जब माइटोसिस यहां कंप्लीट होगी तो क्या बनाएगा, ये एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा, लार्जर डिप्लॉयड सेल बनाएगा, जिसका स्पर्मेटोगोनिया की तुलना में साइज डबल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को एक्चुअल जर्म सेल कहा जाता है, जो किस में पार्ट करता है, जो फाइनल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ का पार्ट करता है। अब आप देखो, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंटर इनटू द meiosis. It complete the first meiosis, and at the end of first meiosis it forms what, the secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte when enters into the meiosis 2 and completes the meiosis, और इसमें ये किस स्टेज पर आ गया, ये स्पर्मेटिड का अर्ली स्टेज डेवलप करेगा। अब स्पर्मेटिड मैच्योर होना शुरू करेगा, किससे मैच्योर होना शुरू करेगा, तो ये सर्टोली सेल के फैक्टर्स को यूज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनिक फैक्टर, यानी स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस को क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम अर्ली स्पर्मेटिड। ओके,
और इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? तो इसका इन्फ्लुएंस स्पर्मियोजेनिक फैक्टर जो सर्टोली सेल किसके इन्फ्लुएंस पर रिलीज करता है? एफएसएस के इन्फ्लुएंस पर रिलीज करता है। इसके बाद ये फाइनली स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट हुआ। सो ये पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस समझने में हमको रोल प्ले करता है। इसके अलावा और क्या रोल समझने में रोल प्ले करता है कि सर्टोली सेल लार्जर सेल है। इसके बाद ये क्या हमने कहा था कि ये कई लेयर ऑफ सेल बनाता है। तो यहां पर देखिए 6 लेयर सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये डायग्राम हमको समझाता है। यहां तक तो हो गई हमारी बात पूरी स्ट्रक्चर की, यानी टेस्टिकल स्ट्रक्चर यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब जो रेस्ट ऑफ द डक्ट बचे हैं वास डिफरेंस उसका स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में हमने कहा है दीज आर पेयर ऑफ स्ट्रेट डक्ट, यानी ये अनकॉइल्ड डक्ट नहीं है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट डक्ट है। कहां से ओरिजिनेट करता है? सो दे डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ एपिडिडाइमिस, और उस बेस ऑफ एपिडिडाइमिस को क्या बोलते हैं? काउडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट काउडा एपिडिडाइमिस से है, ये स्ट्रेट ट्यूब है। इसके बाद vas deferens come out the scrotum and enter the abdomen. It means what? Vas deferens are the duct. They help in connecting testes with the organs present in the abdomen. यानी एब्डोमेन के रेस्ट ऑफ द ऑर्गन का टेस्टिस के साथ कनेक्शन वास डिफरेंस करता है। वास डिफरेंस स्क्रॉटम से बाहर आके एब्डोमेन में कैसे एंटर करता है? तो ये एंटर करता है थ्रू लेफ्ट एंड राइट कैनाल्स, और इस कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। यानी इंग्विनल कैनाल इज द कैनाल दैट प्रेजेंट बिटवीन द लोअर एब्डोमेन एंड स्क्रॉटम। यानी स्क्रॉटम और लोअर एब्डोमेन के बीच में जो कैनाल है उसको हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं। उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अलाउ करता है वास डिफरेंस को एब्डोमेन में जाने को। अब आप देखो वास डिफरेंस किस फॉर्म में एब्डोमेन में एंटर करता है? सो वास डिफरेंस एंटर द एब्डोमेन एज ए कंपोनेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्क्रॉटम से एब्डोमेन में स्पर्मेटिक कोड के कंपोनेंट के रूप में एंटर करता है। अब ये स्पर्मेटिक कोड कैसे बना है मैंने लास्ट क्लास से बताया है। मैंने बताया था कि स्पर्मेटिक कोड इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन, nerves which all are surrounded by a very special type of muscle that is called cremaster muscle. तो अब ये स्पर्मेटिकोड से बाहर आया। अब वास डिफरेंस जैसे ही एब्डोमेन में एंटर किया, when they enter into the abdomen, they by making, अब देखिए सी यहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां यूरेटर्स है, ये यूरेटर, और यहां ये टेस्टिस, और इस टेस्टिस से यहां ये वास डिफरेंस निकला, और ये वास डिफरेंस एब्डोमेन में एंटर किया। यहां पर क्या है? ये एरिया इंग्विनल कैनाल का एरिया है, इंग्विनल कैनाल का एरिया है। यहां से ये वास डिफरेंस जब एब्डोमेन में गया तो ये यूरेटर के ऊपर और ब्लैडर के ऊपर यहां इस तरीके से लूप बनाया, और लूप बना के नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद ये यूरेथ्रा है, और इस यूरेथ्रा का वो पार्ट जहां पर प्रोस्टेट है, ये देखिए ये प्रोस्टेट का पार्ट है, और इसी प्रोस्टेट के पार्ट में ये पहले तो वास डिफरेंस किसके साथ? यहां डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल के साथ ये फ्यूज करता है, और ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस के फ्यूजन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। मतलब when vas deferens enter the abdomen, it by making loop comes down and fuse with the duct of seminal vesicle. ये seminal vesicle है, seminal vesicle के duct के साथ फ्यूज किया और क्या बनाया? ये बनाया ejaculatory duct। तो यहां तक हमने vas deferens का इंफॉर्मेशन लिया। अब जब हम ejaculatory duct के बारे में पढ़े तो ये शॉर्ट ट्यूब डक्ट है, कैसे बना? तो अभी हमने देखा कि ejaculatory duct is formed by the fusion of vas deferens and the duct of seminal vesicle. Okay? क्या है ejaculatory duct? The fusion product of vas deferens and the duct of seminal vesicle.
कितना लेंथ होता है इसका? इसका लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर के अराउंड इसका लेंथ होता है। क्या करता है? तो ये इजैकुलेट को प्रोड्यूस करता है, यानी व्हेन आफ्टर द रिसीविंग सेंसेशन, व्हेन द पेनिस गेट इरेक्टाइल and ready to release a certain amount of semen, that semen is called ejaculate। और वो ejaculate कितना होता है? About 3 to 4 ml। ओके, और ये ejaculate का प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? रिलीज किसके थ्रू होता है? ejaculatory duct, यानी ejaculatory duct help in producing ejaculate, और ये ejaculate यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा ejaculatory duct, यानी vas deferens and ejaculatory duct। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ejaculatory duct के बाद यूरेथ्रा। ओके, सो सी द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, अगर हम यूरेथ्रा, ये मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग टाइप के हैं। अगर हम मेल की यूरेथ्रा के बारे में बात करें, क्योंकि हम मेल स्टडीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेल का यूरेथ्रा कॉम्परेटिवली फीमेल की यूरेथ्रा से लंबा होता है। अब फीमेल का यूरेथ्रा ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, बट मेल यूरेथ्रा nearly 18 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी मेल का यूरेथ्रा कंपैरेटिवली लॉन्ग है। अब ये 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा इन द मेल ओरिजिनेट कहां से करता है? तो इसका ओरिजिनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम the neck of urinary bladder। urinary bladder, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक से ओरिजिनेट करता है। ये देखिए, ये नेक पोर्शन, यहाँ पर ये नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। अब आप यहाँ देखिए कि इस पूरे लेंथ ऑफ यूरेथ्रा को हमने 4 भाग में बांट दिया है। सबसे पहला यूरिनरी यूरेथ्रा, यानी वो यूरेथ्रा का पोर्शन जो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है और प्रोस्टेट के ऊपर तक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा? यूरिनरी यूरेथ्रा। इसके बाद यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर है, उसको हमने कहा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद जो यूरेथ्रा का पोर्शन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाहर है और पेनिस यूरेथ्रा और पेनिस के बीच में है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनीथिंग, तो इसको हम लोगों ने कहा मेम्ब्रेन यूरेथ्रा। और लास्ट में जो यूरेथ्रा का पोर्शन जो पेनिस के थ्रू गुजरता है, पेनिस के थ्रू पास करता है, यानी पेनिस से सराउंडेड होता है, उसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। यानी यूरेथ्रा का 4 पार्ट, यूरिनरी यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। अब हम यहाँ पर बात करें कि मेल यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पिक्यूलियर बात आप देख लें, यानी यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो कौन सा पार्ट है? यूरिनरी यूरेथ्रा। क्योंकि यूरिनरी यूरेथ्रा के बाद इजैकुलेटरी डक्ट यहां यूरेथ्रा के साथ फ्यूज करता है। तो जब इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के साथ फ्यूज करता है, यहीं पर फॉर्मेशन होता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट is formed by what part of urethra? So these 3 parts of urethra together form urogenital tract। ये यानी आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, और पूरा का पूरा यूरेथ्रा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट नहीं है। कौन सा पोर्शन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है? तो मेम्ब्रेन यूरेथ्रा। ये यूरिनरी यूरेथ्रा इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। कौन बनाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट? तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ये इसके बाद यूरेथ्रा की ओपनिंग कहां पर होती है? दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफिस। ये यूरेथ्रल ऑरिफिस है। ये यूरेथ्रल ऑरिफिस कहां पर खुलता है? ग्लांस पेनिस के टिप पर खुलता है। तो ये हुआ हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या क्या है? तो यूरेथ्रा का काम ये प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन टू कम आउट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो हमारा ये यूरेथ्रा का पूरा स्टडी है। यूरेथ्रा के बाद अब बच गए ग्लैंड सिस्टम, यानी हमने पूरी डक्ट सिस्टम फिनिश कर ली। उसके बाद अब हम ग्लैंड सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ओके,
राइट नाउ वी हैव फिनिश्ड द डक्ट सिस्टम। अब आप देखिए एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो बाहर से दिखता है उसको एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कहते हैं। और मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया रिप्रेजेंटेड बाय द टू ऑर्गन्स स्कॉटम एंड पेनिस। स्कॉटम को हमने पहले ही ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब हमारा स्टडी कंसंट्रेट करता है किसके ऊपर? पेनिस के ऊपर। तो पेनिस के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? ये मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये कॉपुलेशन में रोल प्ले करता है और हेल्प इन इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसका प्राइमरी रोल है। ये तो इसका काम हुआ, ये इसका इंफॉर्मेशन हुआ। अब ये लोकेट कहाँ करता है? तो ये हैंग्स डाउन, यानी ये लटका होता है कहाँ पर? जस्ट इन फ्रंट, जस्ट स्कॉटम के ऊपर नीचे की तरफ ये लटका होता है। ये स्पंजी है, एरेक्टाइल ऑर्गन है। ये स्पंजी है, एरेक्टाइल है। नॉर्मली यूजुअली ये किस फॉर्म में रहता है? तो ये लिम्फ फॉर्म में रहता है, यानी सिकुड़े हुए फॉर्म में रहता है। अब जैसे ही ये किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन, सेक्स अराउज या किसी भी तरीके का सेक्सुअल स्टिमुलेशन को ये रिसीव करता है तो सडनली इसमें हाई इरेक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो इरेक्टाइल कंपोनेंट्स है वो हाईली वस्कुलर होते हैं और उसमें ब्लड का सप्लाई सडनली बढ़ जाता है। और ब्लड के सप्लाई होने के चलते इसमें टाइटनेस आती है, दैट फॉर्म्स द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। वो पेनिस को इरेक्ट करता है, इसलिए इसको एरेक्टाइल ऑर्गन बोलते हैं। और जैसे ये स्टिमुलेशन लेता है इट बिकम्स एरेक्टाइल, ये एरेक्टाइल हो गया। अब पेनिस का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो पेनिस का बेसिकली 3 पार्ट है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात हम अगर करें तो मॉर्फोलॉजिकली इट हैज 3 पार्ट। ये ब्रॉड टिप है जिसको हम लोग ग्लास पेनिस कहते हैं, और इसी ग्लास ये हाईली सेंसिटिव पार्ट है। ये इसके ऊपर स्लिट लाइक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑरिफिस। इसके नीचे सैप्ट है जो लॉन्गर पार्ट है, जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, और टिप और सैप्ट के बीच में एक छोटा सा ग्रूव और अंदर की तरफ धसा हुआ एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसको हम लोग पेनिस का नेक कहते हैं। तो ब्रॉड टिप, ग्लास पेनिस, ये क्या है? इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अभी तुरंत बता रहा हूं, एक डायग्राम। नेक क्या हुआ? तो सैप्ट और टिप के बीच में, और उस टिप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेड भी बोल रहे हैं। इस टिप को हेड भी बोल रहे हैं। ये हेड हो गया। अब इस हेड और सैप्ट यानी टिप और सैप्ट के बीच में एक नैरो ग्रूव है, उसको नेक का। अब सैप्ट का बात करें तो सैप्ट इज द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन पेनिस। ये सिलेंड्रिकल। अब ये कंटेन क्या करता है? ये पेनाइल मास कंटेन करता है, यानी पेनिस का जो मास है उसको ये कंटेन करता है। और पेनिस का मास किस तरह का है? तो ये किस फॉर्म में होते हैं? ये 3 कॉर्ड्स यानी 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स के फॉर्म में होते हैं। और ये किस टाइप के टिश्यू होते हैं? ये स्पंजी और इरेक्टाइल, इसलिए इसको स्पॉन्जियोसा कहते हैं। ये टिश्यू है, ये इम्बेड करता है किसमें? फाइब्रस शीथ में, और उस फाइब्रस शीथ को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब इस पूरे को अगर हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम में देख लें तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अगर हम पेनिस का लेंथ बताएं तो एक एवरेज डाटा का बात करें, किस फॉर्म में? लिम्फ फॉर्म में तो इसका लेंथ नहीं दिया सकता है, लेकिन इरेक्टाइल फॉर्म के पेनिस का हम एवरेज लेंथ नियरली 15 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। यानी इसका एवरेज लेंथ कितना होता है? 15 सेंटीमीटर व्हेन इज erectile, when it is erected, यानी इरेक्टेड फॉर्म है तो इसका एवरेज लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसके एनाटॉमी को स्ट्रक्चर देखिए, यानी इसके शाफ्ट को अगर हम कट करें तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं हम लोग। ये स्किन पार्ट है। स्किन के अंदर अब आप देखो यहां पर मैंने कहा था कि ये जो पेनाइल मास है, ये पेनाइल मास
ये 3 कोड्स आप देखो, ये 3 कोड्स दिखने लगे। ये 3 कोड्स, पहला ऊपर का 2 कोड यानी डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल एंड लैटरल रीजन में आप देखो यहां पर 2 कोड, और ये नीचे वेंट्रल रीजन में सिंगल कोड। इसके अलावा आप इस डॉर्सल रीजन में देखोगे कि यहां पर डॉर्सल वेन है और डॉर्सल आर्टरी है। डॉर्सल आर्टरी वेन सुपरफिशियल है और एंटीरियर है। तो अगर हम एक रफ स्केच हमने ड्रॉ किया किसका, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ शाफ्ट का, ये पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा स्किन है, ठीक है, और ये पेनाइल मास है। पेनाइल मास ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद नीचे का पार्ट हो क्या हो गया, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम, और ये यहां पर यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये पेनाइल मास कितने कोड है, 2 कोड्स, ये सिंगल है, और एक इसमें इम्बेड करता है, तो दिस वन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सी देखिए इसको। सो इट इज अ transverse section of shaft of the penis that contains 3 penile mass। ये क्या है, dorsal lateral, ये dorsolateral, और ये ventral, यानी 1 pair dorsolateral penile mass is called corpora cavernosa। कैसा है ये, तो ये स्पंजी टिश्यू है, स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू है। इसके बाद कहां लोकेट करता है, तो ऊपर वाले हिस्से पर, पेनिस के ऊपर वाले हिस्से पर, यानी शाफ्ट के ऊपरी हिस्सा पर, डॉर्सल रीजन। डॉर्सल को क्या बोलते हैं, ये डॉर्सल, यानी अगर हम देखें ग्रेविटी के नीचे जो पोर्शन की तरफ है वो वेंट्रल, और उसके अपोजिट डॉर्सल। तो आप देखिए डॉर्सल में 2। इसके बाद नीचे वाले पोर्शन पर आए तो सिंगल कॉर्ड है, और इस कॉर्ड को हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम अलाउ करता है यूरेथ्रा को पास करने के लिए, इसलिए यहां पर यूरेथ्रा इसके बीच से होकर पास करता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिप पर आके ब्रॉड हो जाता है, और उसके ब्रॉडनेस के चलते क्या फॉर्म करता है, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस को हम कह सकते हैं इट इज ब्रॉड पार्ट ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, यानी ये ब्रॉड टिप ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये हो गया हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर। पेनिस के स्ट्रक्चर में पेनाइल मास क्लियर, पेनाइल मास 3 कोर्स ऑफ स्पॉन्जियोसम टिश्यू, 2 डॉर्सल कॉर्पस कैवर्नोसा और सिंगल वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ब्रॉड हो जाता है टिप के ऊपर और क्या बनाता है, ग्लास पेनिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया। काम क्या है इसका, इट हेल्प इन insemination, that is transferring male gamete into the female genital tract for mating the gametes for fusion and fertilization। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा एक ही टॉपिक बच गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है accessory ducts। स्टडी करते हैं, ओके। सो सी द accessory ducts, ओके। सो accessory glands in human male reproductive system। Human male reproductive system consist of 3 type of accessory glands। इसमें पहला seminal vesicle। अगर हम seminal vesicle का स्टडी करें, so these are pair of glands। किस टाइप का नेचर का है, ये pair of glands tubular glands हैं। हर एक का लेंथ about 5 सेंटीमीटर है, यानी each is measured about 5 सेंटीमीटर in length। इसके बाद देखें ये इसके डक्ट किसके साथ अटैच होते हैं,
दोनों वास डिफरेंस के साथ एक एक वास सेमिनल वेसाइकल का डक्ट अटैच करता है, और ये अटैचमेंट किस डिग्री पर होता है, तो एक्यूट एंगल के ऊपर होता है। और हम पहले से भी पढ़ चुके हैं कि वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल फ्यूज करके एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। बार बार स्टडी नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर यानी ग्लैंड्स के अंदर गए तो बहुत सारी यूनिट्स होती है। इंटरनली इट कंटेन्स मेनी यूनिट्स कॉल्ड डाइवेंट्रिकुलर्स, और ये डाइवेंट्रिकुलर्स सराउंड करते हैं, यानी एपिथेलियम सराउंड्स द डाइवेंट्रिकुलर एंड दैट एपिथेलियम कंटेन्स सेक्रेटरी सेल। ये सेक्रेटरी सेल सेक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखिए, ये सेमिनल फ्लूइड सबसे पहले फॉर्म्स 60 to 70% of the semen, of the seminal plasma, ठीक है। ये सेमिनल प्लाज्मा का 60 to 70% पार्ट फॉर्म करता है। इसका नेचर क्या है, ये अल्कलाइन फ्लूइड है। क्या कंटेन करता है, फ्रुक्टोज, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज कंटेन करता है। एक बात चीज यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, यानी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन का शुगर, ब्लड शुगर ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा हमारे बॉडी में कोई भी शुगर स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स नहीं है। अब आप देखो यहां पर ये फ्रुक्टोज केवल और केवल किसमें पाया जाता है, सेमिनल फ्लूइड में। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर रेप हुआ, तो कंफर्मेशन ऑफ विक्टिम की उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलता है, तो हम जब विक्टिम के वेजिनल फ्लूइड को एग्जामिन करते हैं और उस एग्जामिनेशन में प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज हुआ, मतलब साफ है कि वहां पर सीमेन का ट्रांसफर हुआ है और उस विक्टिम का रेप हुआ है। अगर फ्रुक्टोज नहीं पाया गया, सो रेप इज नॉट कंफर्म्ड। सो ये एक मेजर क्वेश्चन है, मेजर इंफॉर्मेशन है कि फ्रुक्टोज केवल सेमिनल फ्लूइड में पाया जाता है, और रेप के मामले में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्रुक्टोज कंफर्मेशन और डिनाई किसका, रेप का करता है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। फ्रुक्टोज काम क्या करता है, ये नॉरिश करता है, नॉरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म करता है। इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, तो इनोसाइटोल पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, इसके अलावा प्रोटीन्स, साइट्रिएट भी पाया जाता है, ठीक है। और फाइनली एक हार्मोन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडियन। ये प्रोस्टाग्लैंडियन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इंसेमिनेशन होता है, यानी सीमेन का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में हुआ, तो ये प्रोस्टाग्लैंडियन करता क्या है, ये फीमेल यानी जेनाइटल ट्रैक्ट का पहला पार्ट दैट इज वेजिनल कैनाल, वेजिनल कैनाल में रिवर्स पेरिस्टालसिस यानी उल्टी वेव डेवलप करता है, और इससे उल्टे वेव के चलते स्पर्म नीचे से ऊपर की तरफ यानी वेजिना से सर्विक्स की तरफ मूव करता है। तो यहां हम लोग इसको मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडियन इट डेवलप्स reverse peristalsis in the vaginal canal that help in moving sperm up towards the cervix। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमिनल वेसाइकल का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू टेक अबाउट the prostate and bulbourethral gland, ठीक है। So ready for the study of the next two, one is the prostate and another is bulbourethral gland। So the prostate, second accessory gland prostate, ये सिंगल गोल बॉल शेप्ड ग्लैंड, यानी सिंगल है, बड़ा ग्लैंड है, गोल्फ के बॉल के शेप जैसा इसका शेप है। ये सराउंड करता है यूरेथ्रा को, कहां पर, यूरिनरी यूरेथ्रा के जस्ट बिलो, और उस यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इस ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट, ये पूरा पार्ट इसका ग्लैंडुलर नहीं है, इसका जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो कंटेन करता है 30 से 40 एल्वियोलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और एल्वियोलर ट्यूबुलर सेक्रेटरी बॉडीज। और ये सेक्रेटरी बॉडी क्या करता है, आप ये ऑल ओपन सेपरेटली इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये सारे अब अकेले अकेले प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में खुलते हैं, ठीक है। और ये सब मिलके फ्लूइड सेक्रेट करते हैं और इन फ्लूइड को एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है, यानी प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। तो ग्लैंडुलर पार्ट कितने हो गए, नियरली 30 to 40 यूनिट्स, सेक्रेटरी यूनिट्स, जो रिप्रेजेंट करता है प्रोस्टेट के ग्लैंडुलर पार्ट को। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड सेक्रेट करता है। अब ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड सेमिनल प्लाज्मा का 20 to 30% पार्ट अकेले बनाता है। इसकी नेचर क्या है, ये अल्कलाइन नेचर होता है। इसके बाद ये कंटेन क्या करता है, तो क्लॉट फैक्टर। अब क्लॉट फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे ही सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पड़ता है, वहां जाने के बाद वो क्लॉट कर जाता है और उस क्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलम फॉर्मेशन। ये कोगुलम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कोगुलम फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो स्पर्म का एक्टिवेशन नहीं होगा, और स्पर्म एक्टिवेट नहीं करेगा तो वो फीमेल गैमीट जो ओविडक्ट के पास आता है, जहां पर वहां पर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन है, वहां पे कोई रीच ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्लॉट फैक्टर। इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयंस है, फॉस्फेट आयंस है, बाइकार्बोनेट्स है, इसके अलावा फाइब्रिनोजेन है। इसका अल्कलाइन नेचर इंपॉर्टेंट है। ये पेनिस के अंदर यानी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर एसिडिटी और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और ये न्यूट्रलाइजेशन इसेंशियल है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, यानी ये स्पर्म के एक्टिवेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आप देखो यहां, ओके, सीमेन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जो स्मेल ऑफ द सीमेन है, वो कौन किसके थ्रू होता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द सीमेन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इसके बाद ये हो गया हमारा प्रोस्टेट का पार्ट। इसके बाद हम बात करें अनदर और थर्ड ग्लैंड, दे आर बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसको और क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड्स। ये कहां पर लोकेट करता है, ये पेयर ऑफ येलो कलर्ड ग्लैंड्स है। इनमें each is about 1 centimeter in diameter। इसकी 3 centimeter diameter थी, इसकी 1 centimeter diameter है। They are attached with the ये किस पार्ट किससे अटैच होता है, यूरेथ्रा से अटैच होता है। यूरेथ्रा के किस पार्ट से अटैच होता है, तो मेम्ब्रेन यूरेथ्रा, और इसी में इसका डक्ट ओपन होता है। ओके, सो दे अटैच एंड ओपन विद द मेम्ब्रेन यूरेथ्रा। इसके बाद दे सेक्रेट bulbourethral fluid, और ये bulbourethral fluid नियरली लेस देन 5% ऑफ द टोटल सीमेन का फॉर्मेशन करता है। ये अल्कलाइन नेचर का है, ये मिल्की है, फ्लूइड है। ये प्रोवाइड करता है थिक एंड स्टिकी मिल्की अपीयरेंस टू द सीमेनल प्लाज्मा और सीमेन, यानी सीमेन जो स्टिकी है, व्हाइटिस्ट है, थिक है, ऑल ड्यू टू दिस bulbourethral gland। ओके, so these are the information about the glands। इसके बाद अब यहां पर कुछ डिसऑर्डर्स का हम लोग बात करेंगे। इस डिसऑर्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर तो एक मैंने आपको बता दिया था, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या डिसऑर्डर था, इट इज अ डिसऑर्डर जब मेल का टेस्टिस स्कॉटम में डिसेंड नहीं करे, वो एब्डोमेन में ही रह जाए, तो ये इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। सो नॉन डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्कॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइडिज्म। ओके, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ये पढ़ना है, दैट इज इंग्विनल हार्निया। हार्निया सीधा सीधा एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द टिश्यू है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट एंड राइट कनाल जो एब्डोमेन को स्कॉटम के साथ जोड़ता है उसको इग्विनल कैनाल कहते हैं। उस इग्विनल कैनाल का
टीयरिंग किसके चलते हो गए? व्हेन द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यू और द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन का वॉल या फैटी टिश्यू का आउटग्रोथ के चलते जब इंग्विनल कैनाल लेफ्ट या राइट टियर्ड अप होता है और वो दोनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स था, मैं नेम लिस्टेड कर देता हूं। सो डिसऑर्डर्स, कॉमन डिसऑर्डर्स फाउंड इन द ह्यूमन मेल। सबसे पहले हम बात करें प्रोस्टाइटिस का बात करें। ये प्रोस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट और इसके चलते एब्डोमिनल बर्न एंड पेन की फीलिंग होती है। सेकेंड, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ये प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया क्या है? सी, बिफोर द अटेनिंग प्यूबर्टी प्रोस्टेट अपने ऑप्टिमल साइज में ग्रोथ कर जाता है, लेकिन लेट एज में 40 साल के बाद ये कॉमन डिसऑर्डर है मेल के अंदर, ये प्रोस्टेट सेकेंड ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ और एडिशनल ग्रोथ ओके इन द लेट 40s ऑफ द प्रोस्टेट इज कॉल्ड प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। और ये प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया करता क्या है? ये यूरेथ्रा को सप्रेस कर देता है, इसलिए यूरिन पासिंग में डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है, यानी डिस्कम्फर्ट डेवलपमेंट इन द यूरिन पासिंग। इसके अपार्ट यूरिन का रेसिड्यूअल बढ़ जाता है। सो ये प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का बात की। इसके बाद इम्पोटेंसी का बात करें। इम्पोटेंसी इज अ डिसऑर्डर जहां पर किसी मेल में उसके पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कपुलेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग इम्पोर्टेंसी कहते हैं। द कंडीशन इन एडल्ट, ये एडल्ट में वो कंडीशन है इन विच दे फेल टू अटेन इरेक्शन और इसके चलते कपुलेशन नहीं कर पाते। इसके बाद क्रिप्टोकाइडिज्म, ये मैंने पहले भी बताया, यानी ये कंडीशन है जब टेस्टिस कॉटन में डिसेंड नहीं करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। इसके बाद फाइनल डिसऑर्डर इज इंग्विनल हर्निया। हर्निया आउटग्रोथ का डेवलपमेंट को सीधा एक वर्ड में समझे तो हर्निया क्या है? आउटग्रोथ डेवलपमेंट, एडिशनल डेवलपमेंट। और ये एडिशनल डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो इंग्विनल कैनाल के अंदर चला जा रहा है, इसलिए इसको इंग्विनल हर्निया बोले। ये इंग्विनल कैनाल लेफ्ट या राइट की टियरिंग यानी फटने का डिसऑर्डर है। किसके चलते होता है? तो यूजुअली द वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एनलार्ज करता है और उसके एबनॉर्मल ग्रोथ के चलते ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंटर कर जाता है किसमें? इंग्विनल कैनाल में, उसको टियर अप करता है और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्विनल हार्निया कहते हैं। ओके, सो अभी तक कि यहाँ तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीशन कर लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। अगले वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड सारे ऑर्गन्स का डिटेल। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।